जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। बस इतना पढ़ लीजिए, 70 नंबर पक्का। विज्ञान का हमने जो कहा, जो क्वेश्चन हम आपको आज पढ़ाएंगे, बस इतना आप पढ़ लीजिए और आपका 70 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आप जो है बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन देंगे, रसायन विज्ञान, इसके बाद जो है भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। तीनों प्रश्न इसी में है, तीनों का पूरा निचोड़ है जो परीक्षा में आएगा, यही आएगा 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये पक्का है, इतने में ही आपका जो है 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये मान के चलिए 70 आपका पक्का हो जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको प्रश्न और उत्तर दोनों देंगे, ठीक है, 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमसे पूछा रासायनिक अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये है उत्तर। अब रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों को के रिएक्टेंट के अणु टूटकर नए पदार्थों प्रोडक्ट बनाने और रासायनिक बंध बदलते हैं। तो उदाहरण में हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्रिया करा दिए, क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा में आएगा। तो सेम जितना प्रश्न जितने नंबर में पूछा उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से दिए जिस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, बार बार परीक्षा में पूछता है, हर बार पूछता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें बाएं और दाएं पक्ष पर हर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी पदार्थों के अणुपरमाणु संरचना दिखता हो। यह आप कह सकते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की रासायनिक दोनों के द्रव्यमान संख्या समान हो, तो यह आपका क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। कभी कभी पूछ लेता है समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, में तो नंबर बढ़ा देता है। तो आप बताइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो यहाँ देखिए आपका उदाहरण हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए तैयारी थोड़ा फास्ट होने वाला है, इसलिए आप भी तैयारी फास्ट से कीजिए। चलिए पूछा अम्ल और क्षार और लवण में अंतर पूछा है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल क्या है, H+ आयन देने वाले पदार्थ जो होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। किसने कहा था, तो इसे जो है आर्हीनियस ने कहा था। कौन कहा था, आर्हीनियस ने कहा था। आर्हीनियस ने क्या कहा कि अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं। उसके बाद देखिएगा स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण में हमने ले लिया है HCl, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्षार हमसे पूछा है, क्षार क्या है या क्षारीय क्या है। OH माइनस आयन देने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। किसने कहा था, तो इसको भी आर्हीनियस ने ही कहा था। अब देखेंगे जो क्षार होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला बनाते हैं। उदाहरण में हमने ले लिया NaOH कास्टिक सोडा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लवण क्या है, तो लवण हमने क्या कहा, लवण मतलब नमक भी हम कह सकते हैं, नमक। अम्ल व क्षार की तटस्थ क्रिया से बनता है, आमतौर पर आयनिक यौगिक। उदाहरण NaCl। किसका सूत्र है, तो नमक का सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पीएच स्केल क्या, हमसे पूछता है कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल आपका 0 से 14 तक का एक माप है जो किसी घोल की अम्लता क्षारीयता बताता है। हम आपको बता दें कि पीएच जो स्केल होता है ऐसे एक स्केल होता है जिसे हम हिंदी में पट्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मान लिखा रहता है, 7 इधर रहता है और 0 से लेके 7 के बीच में इधर रहता है, और इधर जो होता है 7 से लेके 14 तक के अंक लिखे रहते हैं, ठीक है। अब 7 से जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, इधर आते हैं, तो इसको बोलते हैं अम्ल। तो इधर आएंगे तो अम्लीयता जो है हमारी बढ़ती है, और जब भी हम 7 से ऊपर 14 की तरफ जाते हैं तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है, अम्लीयता घट जाती है, ठीक है, क्षारीयता बढ़ती है। तो 7 से लेके 14 के ऊपर जितने, 14 के बीच में जितने होंगे वो क्षारीय होंगे, और 7 जो होगा ये आपका उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो
और सबसे ज़्यादा क्षारकता किसका होगा, तो 14 का सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा अम्लता किसका होगा, तो 0 का सबसे ज़्यादा अम्लता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए हमने उदाहरण भी लिया, दिखा दिया, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ये आपका सूत्र है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, एच को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं, पीएच मान निकालने का सूत्र है, इससे आप पीएच मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा धातु व अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु चमकदार, बड़ा ताप व चालकता होती है, बिजली ताप करती है, गर्मीय व लचीले होते हैं और इनको पीट कर तार के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो धातु आप जानते हैं जितने भी प्लस वाले होते हैं सब धातु होते हैं। हमने तांबा लिया और लोहा लिया है, सोना भी है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये आपके धातु हैं। अब धातु हो गया तो अधातु इसका जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अधातु क्या होते हैं, आमतौर पर भंगुर, गुणक नहीं, विद्युत और ताप के बेहतरीन चालक नहीं। उदाहरण में कार्बन गैस, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या उसका अपोजिट होता है। देखिए तार में तन्यता होती है, उसमें सॉरी धातु में तन्यता पाई जाती है, लेकिन अधातु में तन्यता नहीं होती है। तन्यता का मतलब तार के रूप में इन्हें खींचा जाता है और चादर के रूप में इन्हें हम पीट सकते हैं। लेकिन अगर हम अधातु को खींचेंगे तो नहीं खींचाएगा, अगर हम पीटेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा, खंड खंड में टूट जाएगा, चिटक जाता है, टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं अधातु। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन है, गैस है, ग्रेफाइट है, जितने भी गैस हैं सब अधातु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि संक्षार क्या है। तो संक्षार क्या है बताइएगा। तो संक्षार क्या एक खराब करने वाला पदार्थ है। संक्षार वह रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण के प्रभाव से अपना मूल स्वरूप खोकर ऑक्साइड साल्ट बन जाती है, जैसे लोहे का जंग लगना। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है संक्षार। अब संक्षार को बचा कैसे सकते हैं, तो हम लोहे को पेंटिंग कर दें, जस्तीकरण कर दें, कैथोडिक सुरक्षा कर दें, तो ये जो है जंग से सुरक्षा रहता है। लोहे में देखिए पेंट लगा देते हैं जिससे ये जो है जल्दी इसमें जंग नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा कार्बन के यौगिकों के गुण लिखिए। तो कार्बन के यौगिक जो होते हैं, पहला नंबर देखिए, कार्बन का उपयोग कोटेशन में किया जाता है। कार्बन अपने साथ लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा हेडिंग है आइसोमेरिज में या एक अणुसूत्र या एक ही अणुसूत्र के कई संरचनात्मक रूप बन सकते हैं। तीसरा देखिएगा, कबिलियतवाद, अधिकतर यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं, तो ये हो गया। अगला देखिएगा, कम गलनांक उगलनांक बहुत में अणुओं के आकार और बल पर निर्भर करता है, ये गलनांक जो होता है। दहन देखिएगा, दहन क्या है, कार्बन यौगिक ज़्यादातर दहन करके CO2 और H2O बना लेते हैं। मीथेन, एथेनॉल और ग्लूकोज उदाहरण में ले सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा नहीं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा जो है तबीयत नहीं सही था, इसलिए आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, सही नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, बता दूं मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा जो अच्छी से हो जाए और आप 95 पार हो जाए। ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप एक प्यारा सा अपना लाइक दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखना है। तो साबुन क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। साबुन जो होते हैं ये प्राकृतिक वसा सोडियम पोटेशियम से बना सोप होता है। नरम पानी में अच्छा फोम बनता है, मतलब गज्जा ज़्यादा देता है, और हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जंग बनाकर कठोरता देता है, ये होता है साबुन। अगला है अपमार्जक, डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, थेटिक क्लीनर होते हैं, हार्ड वाटर में भी प्रभावी रहते हैं और जंग ठोस नहीं देता, सामान्यतः बायोडिग्रेडेबल तथा विशेष प्रकार के होते हैं। चलिए इसमें कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक होती है। एथेनॉल के उपयोग, आइए एथेनॉल का उपयोग पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और सब परीक्षा जो है बोर्ड की ही है, इसलिए इसको पूरा तैयार कर लीजिए, इसको मत चूकिएगा। एथेन पहला आपको हम दिखा दें, पहला एथेनॉल मिश्रण में भी, इसके बाद साल्ट, दवा और परफ्यूम में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग औषधि और एंटीसेप्टिक
और हैंड सैनिटाइजर में भी प्रयोग किया जाता है। पेय के रूप में शराब में सेवन हेतु नियंत्रित मात्रा में किया जाता है। 7वां नंबर जो है प्रयोगशाला में इसका जो है रिएजेंट के रूप में और औद्योगिक कच्चा माल विनाइल एथिलीन संश्लेषण ये इसके उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बायोलॉजी का प्रश्न है, जीव विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आपका बायोलॉजी है। तो केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हुआ, अब हम बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। चलिए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? उत्तर देख लीजिएगा। जीवन प्रक्रियाएं क्या है? वह सभी आवश्यक क्रियाएं जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण में आपका जैसे क्या क्या जरूरत होता है देखिएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब आपको हम बता दें पोषण किसे कहते हैं, तो देख रेख करने को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जब आप कुछ खाते हो तो उसी से आपका कोशिकाएं विकास होती है, उसी को पोषण कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन कैसे कहते हैं हमने बता दिया आपको, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। परिवहन क्या है? तो परिवहन क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या लाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन आप देखेंगे फ्लोएम और आपका जाइलम जो पौधों में परिवहन करते हैं। उत्सर्जन क्या है? तो हमने उत्सर्जन में आपको बताया कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया व समीकरण लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका एक रिएक्शन भी आपको देना है। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिगर हम आपको बता दिए, फिगर से भी आप दिखा सकते हैं। चलिए इसका एक समीकरण देख लेते हैं। तो समीकरण में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, CO2 क्या करता है? CO2 और जल से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। समीकरण देख लेते हैं। तो हमने समीकरण में क्या लिया? 6CO2 और 6H2O, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल होगा, बन जाएगा हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमसे पूछा मानव हृदय का नामांकित चित्र व कार्य लिखिए। अभी हम आपको बता रहे थे, हमसे पूछे डायग्राम क्या क्या आएगा, तो हम आपको डायग्राम आपको लास्ट में इसमें ही मिलेगा और डायग्राम आपको बता देंगे, वही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। तो डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना, बनाने के बाद लिखना भी है। तो मानव हृदय हम आपको पढ़ा चुके हैं, वहाँ से फिगर बना लीजिएगा। लिखना क्या ये देख लीजिएगा। मानव हृदय एक पेशी अंग है जो रक्त का संचार पूरे शरीर में करता है। कार्य इसका देखेंगे तो पहला नंबर अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाना और शुद्ध रक्त को शरीर में भेजने का कार्य होता है। हमने आपको इसको पूरा सिस्टम बताया कि कैसे कैसे होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा नंबर में पूछेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 2 से 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए है। कार्य हमने बता दिया इसका। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। हमसे पूछा श्वसन क्या है और प्रकार बताइए। हमने श्वसन का परिभाषा आपको पहले बता दिया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब श्वसन आपके कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कई प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार मुख्य है, जिसमें से वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है बिना ऑक्सीजन की जो श्वसन होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा परिवहन, मैंने बताया था परिवहन क्या है ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा पौधों में परिवहन क्या है, तो पौधों में देखिएगा का परिवहन क्या है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। हमने परिवहन क्या है, परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या लाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो परिवहन में आपको पौधों में हमने बता दिया कि जाइलम और फ्लोएम है जो परिवहन का कार्य करते हैं। तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। देखिए कैसे करता है, तो इसको भी देख लीजिए। प्रक्रिया इसका क्या है, इसके जड़ जो होते हैं, जड़ जल को अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने के बाद जाइलम द्वारा जल ऊपर की ओर जाता है और वाष्पोत्सर्जन बल सहायक होता है इसमें, जो इसको खींचता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिएगा। तो चलिए अंतर देख लेते हैं शॉर्ट में। जनक आपका है, जनक इसमें देख लेंगे तो जनक में आपको अगर लैंगिक अलैंगिक होगा तो इसमें एक जनक की ज़रूरत होती है, लेकिन अलैंगिक में 2 जनक का होना अनिवार्य होता है। युग्मक क्या होते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं और इसमें जो है लैंगिक में युग्मक बनते हैं। और क्या होता है विविधता, क्या होता है इसको भी देख लीजिए। विविधता में क्या होता है, इसमें कम होते हैं और इसमें अधिक होती है। उदाहरण में देखेंगे अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया। अब देखिए अलैंगिक में विविधता ज़्यादा पाई जाती है, लैंगिक में विविधता कम पाई जाएगी, लैंगिक में अधिक पाई जाएगी, अलैंगिक में कम पाई जाएगी, लेकिन समानता ज़्यादा पाया जाता है अलैंगिक में, माता पिता सेम होते हैं। चलिए अगला देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा कि मानव में प्रजनन की विधि लिखिए। तो मानव में प्रजनन की विधि क्या है, देखिए मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। अब लैंगिक प्रजनन में क्या होता है इसको देख लीजिए। नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात जो है यूट्रस में निषेचन कहाँ होता है, तो हम बता दें आपको फ्लोपियन ट्यूब में होता है, अर्थात डिम बिहाइंड बाइनी में होता है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो यूट्रस में जो है भ्रूण का विकास होता है। प्रजनन से वंश की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन क्यों करते हैं, तो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मंडल का प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। तो इसमें 3 नियम है। प्रभाविता का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रभाविता का नियम जो है मंडल का, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं मंडल का प्रयोग लिखिए क्या है। ग्रेगर मंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिक नियम बताए थे, ठीक है। हमसे पूछा प्रयोग क्या था, तो प्रयोग हम बता दिए कि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और उससे क्या रिजल्ट बताया था, कहा आनुवांशिक नियम बताया था, ठीक है। तो यही था इनका प्रयोग। नियम इन्होंने 3 दिया था, नियम पूछेगा तो नियम लिखिएगा। यहाँ पे प्रयोग पूछा इसलिए सिर्फ प्रयोग लिखेंगे। लक्षण, अब इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष क्या निकला, लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं इन्होंने कहा, और प्रमुख व अप्रभावी लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण इसमें प्रभावी होते हैं और कुछ प्रमुख होते हैं जो कि कोई बदलाव नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, एक संकर प्रयोग कहते हैं। ये आपका पहला ही है प्रभाविता का नियम, एक संकर। चलिए अगला देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आनुवांशिकता क्या हमसे पूछा है। आनुवांशिकता क्या, जिस पे मंडल ने प्रयोग किया था। तो आनुवंशिकता क्या है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह पुत्र में जाते हैं और वही जो जाते हैं स्थानांतरण होते हैं उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आप देखेंगे आंखों का रंग, कद आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला क्या, लास्ट चैप्टर से पूछा है। जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के कर्मिक संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे कई खाद्य श्रृंखला हमने बना लिया। घास की किसने खाएगा, हिरण खाएगा और शेर खाएगा, ठीक है। शेर को कौन खा सकता है, चील खा सकता है। तो ये खाद्य श्रृंखला है। घास क्या है, घास क्या है, उत्पाद है। हिरण क्या है, उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता है, तो प्रथम उपभोक्ता। शेर कैसा उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। चील कैसा उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उपभोक्ता भी बता सकते हैं, कभी कभी उपभोक्ता भी पूछ लेता है। चलिए अब हम आ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र देख लेंगे क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो देखेंगे जीवित व निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंधों से बना तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। चलिए अगला देखेंगे उदाहरण क्या है। ये सब आपके पारिस्थितिक हैं, जैसे तालाब है, वन है, खेत है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जैव विविधता क्या है। हमसे पूछा है कि जैव विविधता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट।
जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबको तैयार कीजिएगा। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक होता है। जैव विविधता से ही क्या होता है? पर्यावरण संतुलित रहता है। प्यारे बच्चों, बता दें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इसको आप जो है सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ से आपका कम से कम 80% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ इसके बदले में, सिर्फ आप, हमारी मेहनत है आपकी जीत है। आपको भी मेहनत हमारे साथ करना पड़ेगा। एक चीज़ और कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक लाइक मांगते हैं प्यारा सा आपसे, और एक कमेंट मांगते हैं। आपका कमेंट ही क्या करता है? हम लोग को उत्साहित करता है, जिससे आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो बच्चों बता दें कि नए लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। ठीक है, कर भला तो होगा भला, इसलिए अपने साथ दूसरों की भला करना सोचो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमसे फिजिक्स है। हम आगे भौतिक विज्ञान पे, हम हमारा आ गया फिजिक्स आ गया हमारा। चलिए फिजिक्स देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला नंबर पूछ लिया। ओम का नियम लिखिए, ओम चित्र बनाइए। तो ओम का नियम लिखिए और चित्र बताइए, बनाइए। ठीक है, चलिए स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, सूत्र देख लीजिएगा। ओम ने सूत्र क्या दिया था? देखिए, सूत्र इन्होंने दिया था V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, याद कर लीजिएगा, सूत्र भी पूछता है। चलिए आगे देखेंगे हम। ये देखिए, ये उनका फिगर था। ठीक है, ये फिगर आप सेम इसी तरह से बना सकते हैं जो इन्होंने फिगर दिया था ओम के नियम का, नहीं तो आपके बुक में वहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत शक्ति क्या है? सूत्र लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स बहुत टफ है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए और आपका परीक्षा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला उत्तर क्या है? एकक समय में विद्युत ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र देखिएगा, सूत्र हो जाएगा हमारा P बराबर बी आई। और सूत्र हम लिख सकते हैं इसके, देखिए क्या है, V बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी है सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, दर्पण सूत्र लिखिए, हम आवर्धन बताइए। दर्पण का सूत्र लिखना है और हमको आवर्धन बताना है। देख लीजिएगा, पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। दर्पण का सूत्र आप देखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ F बराबर फोकस दूरी होता है, B प्रतिबिंब दूरी होता है और U जो है वस्तु की दूरी होता है। आवर्धन देखिएगा, इसी में हमको आवर्धन भी पूछ लिया, तो आवर्धन आप देख लीजिएगा, ये है M इक्वल टू HI/H0 इक्वल टू -V/u, ये आपका आवर्धन है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे बहुत प्यारा सा पूछा कि अपवर्तनांक क्या है। सब जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, सब बोर्ड परीक्षा में आपके आए हुए हैं 2026 में, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आप दोबारा जब एग्ज़ाम से आकर देखेंगे तो पछताएंगे, काश मैं इसको देख लिया होता, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए पहला हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र देख लेंगे हम। सूत्र हो जाएगा हमारा यानी इक्वल टू C/V, जहाँ C बराबर आपका प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा और V बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमसे पूछा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, लिखने योग्य बिंदु ध्यान दीजिएगा। इसमें देता है
कि लिखने योग्य बिंदुओं को ध्यान में देखिएगा और शुद्ध लिखिएगा, सही से लिखिएगा। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तुओं को वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन है इसको देख लेते हैं। तो मुख्य भाग इसके जो हैं ये हैं आपके कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस और क्या है, रेटिना है, दृष्टि तंत्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत व चित्र लिखिए। मतलब हमसे आपको क्या करना है, इसका सिद्धांत भी बताना है। 2 क्वेश्चन एक ही में है और इसका फिगर भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए अगले पर देखते हैं, उत्तर को हम देखेंगे। इन्होंने सिद्धांत जो दिया था उसको देख लीजिएगा। इन्होंने कहा था जब किसी धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है जिससे चालक घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। और ये किस पे होता है दिशा, तो दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भौतिक विज्ञान है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है ये हमसे पूछा, ठीक है। फिगर ऊपर वाले का आप बना लीजिएगा, बुक में है तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से अभी आप बुक में से उत्तर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए पहले उत्तर देख लेते हैं। ये क्या है, वो एक काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चलिए हम आगे गुण देखेंगे, इसके क्या है, गुण देख लीजिएगा। तो गुण, पहला गुण हो गया, ये उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहाँ रेखाएं पास, तीसरा पॉइंट, जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए पास पास रहेंगे तो उस क्षेत्र वहाँ का जो होगा अधिक क्षेत्रकारी होगा, चुंबकीय बल इसमें अधिक कार्य करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तल व अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो हम तीनों के एक साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम पहले देखते हैं। पहला हमारा क्या है, परावर्तक सतह, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होता है और अवतल दर्पण में अंदर की ओर होता है, ये अंतर हो गया। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें जो होता है प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी व छोटा बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी बनता है। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन का रियर व्यू में देखा जाता है, और सेविंग मिरर और टार्च में जो लेंस होता है वो अवतल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बस आपके प्रश्न खत्म हो गए, यहीं पे आपके प्रश्न इतने थे और इतना आप देख लीजिए, आपका पूरा 70 से 80 प्रश्न, 70 से 80% आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। 70 से 80% आपके यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे और ये बोर्ड में आया हुआ। फिर आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक एक दे दीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। इन कमेंट का हम लोग इंतज़ार करते हैं और आपको इसका जवाब देंगे। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमको क्या करना है, आपकी बात 95 एबव जाना है, ठीक है। तो कितने लोग तैयार हैं 95 एबव जाने के लिए, वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। उसी हिसाब से मैं भी मेहनत करूँगा और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू।